स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द वीकली टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर का जो वीक है उस दौरान में जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर थे हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आप देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स राज्यसभा के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा एक नोटिस है उसको सबमिट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स राज्यसभा के अंदर वो नोटिस है वो क्यों सबमिट किया गया, क्योंकि आप देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो हुआ करते हैं। आर्टिकल 64 के अंदर ये जो प्रोविज़न है उसको मेंशन किया गया है। तो हम यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस है उसके रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है आप देखिए कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिस आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है कंट्री के अंदर में आफ्टर द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है आप देखिए कि इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स हैं या फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया गया। स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो कम्प्लीटली यूएस का आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के ऊपर बेस है। यूएस के अंदर जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हुआ करता है और स्टूडेंट्स यूएस के वहाँ पे भी आप देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उनका जो अपर हाउस है सीनेट, जिसके अंदर आप देखिए कि 100 सीट्स हुआ करता है। हर एक जो स्टेट है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो इंडिया के अंदर नहीं है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो सीट्स है वो मोर है राज्यसभा के अंदर में, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको लेसर जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा राज्यसभा में। तो स्टूडेंट्स यूएस के वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीनेट के जो आप देखिए कि जो चेयरमैन है वो हुआ करते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि यूएस के अंदर सीनेट के चेयरमैन हैं। इंडिया के अंदर जो राज्यसभा है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो आपको कम्प्लीटली इनडायरेक्ट वे के अंदर देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट वे के अंदर इनका जो इलेक्शन है वो यहाँ पे कंडक्ट होता है। बट आप देखिए कि प्रेसिडेंट से लिटिल बिट डिफरेंट भी है इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है। इनके इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपको जो कंप्लीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनका पार्टिसिपेशन प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो राज्यसभा के अंदर है। अर्लियर फेज के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसके रिलेटेड 2 पर्सनस को नॉमिनेशन का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को हुआ करता था लोकसभा के अंदर में। बट आप देखिए कि उस प्रोविजन को एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका आप देखिए कि अब ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय है वो बीत चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखिए कि अडोप्शन का समय है, 75 ईयर्स को भी हमने सेलिब्रेट किया है। तो 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया था और उस प्रोविज़न को रिमूव किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर एमएलएज का जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हुआ करता है। एमएलएज के द्वारा पार्टिसिपेट है वो नहीं किया जाता है इनके इलेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका जो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप देखिए कि इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। राज्यसभा का जो मेंबर बनने का जो यहाँ पे राज्यसभा मेंबर बनने का जो क्वालिफिकेशन है वो इनके द्वारा फुलफिल किया जाए। कितना जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए। मिनिमम एज आप देखिए कि 35 है। मिनिमम एज आपको 35 देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो भी इनके द्वारा फुलफिल किया जाए, इंडिया का सिटीजन एंड अदर जो क्वालिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम इनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनका जो रिमूवल है वो डिफरेंट वे के अंदर भी है। इनके द्वारा रिजाइन कर दिया जाए समय से पहले। 5 ईयर का जो इनका टेन्योर है, तो ये टेन्योर का कुछ समय के लिए आप देखिए कि एक्सटेंड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इलेक्शन है वो नहीं कंडक्ट होता है तो उस समय इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनका जो रिमूवल प्रोसेस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि इनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया जाए। रेजिग्नेशन ये किसको सबमिट करेंगे, सपोज कीजिए इनके द्वारा जो रिजाइन है वो किया गया है, तो रेजिग्नेशन ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। अगर इनका जो फॉर्मल जो इम्पीचमेंट है वो कैरी आउट किया गया है, तो आप देखिए कि जो फॉर्मल इम्पीचमेंट जो वर्ड है, जो इनके इसके रिगार्डिंग में जो प्रोसेस है, कि फॉर्मल अगर इनका इम्पीचमेंट कैरी करना है, तो फॉर्मल जो इम्पीचमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का जो फॉर्मल इम्पीचमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो नहीं किया गया है। ये हो सकता है आपसे ऐसे ही स्टेटमेंट है वो पूछा जाए एग्जाम के अंदर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप देखिए कि मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेजोरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर में फॉर्मल इनका जो इम्पीचमेंट जो इनका रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग राज्यसभा के अंदर जो इफेक्टिव मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट है। राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव जो मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि लोकसभा के द्वारा उस रिजोल्यूशन को यहाँ पे सिंपली आप देखिए कि मेजोरिटी के द्वारा सिंपल जो मेजोरिटी है उसके द्वारा उसको आप देखिए कि यहाँ पे रेटिफाई कर दिया जाए, तो उस समय में आपको जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका रिमूवल है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट के रूप से भी एक्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो पीरियड हुआ करता है वो 6 मंथ इनका प्रेसिडेंट का जो एक्टिंग पीरियड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, और ये जब प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे इसका जो मैक्सिमम जो पीरियड है, मैक्सिमम जो पीरियड है वो कितना है, 6 मंथ्स। 6 मंथ तक ये प्रेसिडेंट के रूप से एक्ट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट बीमार हैं, रेजिग्नेशन वहाँ पे हुआ है प्रेसिडेंट का, या हो सकता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा आप देखिए कि उनका जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से, तो उस समय स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम इनका पीरियड है 6 मंथ के लिए एज ए प्रेसिडेंट के रूप से जो वर्क है वो यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब इनका जो रिमूवल की रिगार्डिंग में जो नोटिस है, आप देखिए कि पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो अभी प्रेजेंट समय के अंदर में है, कंटिन्यूस फेज के अंदर में। तो स्टूडेंट्स विंटर सेशन के ही दौरान में एक नोटिस है उसको सबमिट किया गया। नोटिस कहाँ पे सबमिट किया गया, राज्यसभा के जो सेक्रेटरीट हैं, राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके पास में एक नोटिस सबमिट किया गया है। अब आप देखिए कि जब भी इनका रिमूवल को कैरी करना है तो 14 डेज का एडवांस नोटिस है उसका रिक्वायरमेंट है, कि 14 डेज का एडवांस वे के अंदर में जो नोटिस है उसको कैरी करना है। बट स्टूडेंट्स राज्यसभा का जो विंटर सेशन है उसके लिए 14 डेज का जो समय नहीं बचा है। आप देखिए कि राज्यसभा को अब यहाँ पे जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन डाई का जो कॉन्सेप्ट को कैरी किया जाता है, कि यहाँ पे जो टाइम है वो नहीं बताया गया राज्यसभा का, आप देखिए कि जो टाइम है वो नहीं बताया जाता है और उस समय उसको एडजर्न कर दिया जाए विदाउट कोई टाइम पीरियड बताते हुए कि राज्यसभा फिर से रीअसेंबल कब होगा। स्टूडेंट जब भी आप देखिए कि एडजर्न किया जाएगा तो उस समय टाइम बताया जाता है कि राज्यसभा 15 मिनट्स के लिए एडजर्न है, 15 मिनट्स के बाद में राज्यसभा का फिर से मीटिंग होगा, 2 डेज के लिए एडजर्न है, मंडे को इस समय मीटिंग होगा। तो ऐसा जो टाइम है वो बताया जाए तो वो एडजर्नमेंट प्रोसेस है। बट आप देखिए कि यहाँ पे जब टाइम पीरियड नहीं बताया जाता है, टाइम पीरियड का नहीं मेंशन है, तो वो एडजर्नमेंट सिंडाई का कॉन्सेप्ट है। और स्टूडेंट्स उसके लेटर फेज के अंदर में प्रेसिडेंट के द्वारा आप देखिए कि क्या इश्यू किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोरोगेशन है उसको कर दिया जाता है, कि हाउस का जो यहाँ पे जो सीटिंग है वो कंप्लीट हुआ, ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और अब आप देखिए कि हाउस को जो प्रोरोगेट है वो कर दिया गया है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोरोगेशन ऑफ हाउस है उसको कैरी किया जाएगा। और स्टूडेंट जैसे ही प्रोरोगेशन होगा, जो सभी नोटिस हैं वो आप देखिए कि उनका जो लैप्स है, नोटिस आप देखिए कि वहाँ पे एंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स 14 डेज का समय नहीं बचा है, तो ये ऑलरेडी जो नोटिस है वो लैप्स हो सकता है यहाँ पे, अगर इसको कंसीडर है वो नहीं किया जाता है जो हेड ऑफ द डेट हाउस हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अब आप देखिए कि आर्टिकल्स के बारे में आपको जो वाइस प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, तो आप देखिए कि फर्स्ट आर्टिकल आपको ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63, जो आर्टिकल 63 है उसके अंदर आप देखिए
ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। आर्टिकल्स जो 64 है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इनके द्वारा ये आपको जो एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो देखने के लिए मिलेंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनका जो रिमूवल जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आर्टिकल 67 के अंदर में है। और जब भी इनका रिमूवल प्रोसेस या इनका जो रिमूवल की रिगार्डिंग में रिजोल्यूशन है उसको कंसीडर किया गया है, तो उस समय में आप देखिए कि इनके द्वारा हाउस है उसको हेड नहीं किया जा सकता है। तो उसका जो आर्टिकल है वो आपको 92 है वो देखने के लिए मिलेगा कि जो रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल जो प्रोसेस है उस दौरान में आप देखिए कि इनके द्वारा हाउस का जो हेड है, हाउस को जो चेयरमैनशिप है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इनके द्वारा। तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। अब जो बेसिकली जो रिजोल्यूशन को मूव किया गया था वो आप देखिए कि 67B के थ्रू यहाँ पे कैरी किया गया था रिजोल्यूशन को, जो नोटिस जो सबमिट किया गया है कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा। तो ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि जज का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है या जुडिशियल जो लाइफ है उसके दौरान में जो एथिकल कंडक्ट्स आपको फॉलो करना है उसके पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट जज के बारे में है, आप देखिए कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया, उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। तो जज के रिमूवल प्रोसेस के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट जब भी जज का जो रिमूवल प्रोसेस है तो आप देखिए कि फर्स्ट तो आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है तो आर्टिकल 124 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। कि रिमूवल का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल आप देखिए कि 217 के अंदर में हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका भी रिमूवल आपको प्रेसिडेंट के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। उनका भी जो रिमूवल है वो आपको प्रेसिडेंट के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे जो रिमूवल की रिगार्डिंग में जो मोशन है उसको आप देखिए कि किसके द्वारा मूव किया जाएगा, रेजोल्यूशन को किसके द्वारा मूव किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो रिवोल्यूशन का जो यहाँ पे रिमूवल का जो मोशन है वो बेसिकली अगर राज्यसभा के अंदर प्रपोज किया गया है तो मिनिमम जो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनका रिक्वायरमेंट है। लोकसभा के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे मोशन को प्रपोज किया गया है तो मिनिमम जो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में स्टूडेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आप देखिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। उनके द्वारा आप देखिए कि इसको एडमिट किया जाता है, उनके द्वारा हो सकता है कि इसको एडमिट कर दिया जाए या हो सकता है इसका जो रिफ्यूजल है वो कैरी किया जाए। तो एडमिट और रिफ्यूजल का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके द्वारा इसको एडमिट भी किया जा सकता है मोशन को, और आप देखिए कि उनके द्वारा रिमूवल भी इसको किया जा सकता है, रिफ्यूजल भी किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोशन है वो एडमिट होता है उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा तो आप देखिए कि 3 मेंबर का एक कमेटी बनता है, 3 मेंबर्स का एक कमेटी है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो स्टूडेंट जो 3 मेंबर कमेटी है उसके अंदर आप देखिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक हाई कोर्ट के जज हैं और एक आपको एमिनेंट जो जूरिस्ट हैं, एक आपको एमिनेंट जूरिस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस 3 मेंबर कमेटी के अंदर में। अगर 3 मेंबर कमेटी के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि जज के द्वारा कोई, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 ग्राउंड्स मेंशन है जज के रिमूवल के पर्सपेक्टिव से। जो जजेज हैं उनका जो रिमूवल प्रोसेस है, जो रिमूवल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 2 ग्राउंड्स हैं उसका मेंशन है, 2 ग्राउंड्स उसका मेंशन है। फर्स्ट ग्राउंड है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, उसको कैरी आउट किया गया, प्रूव हुआ है कमेटी के द्वारा, उसको प्रूव कर लिया गया है। तो आप देखिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है कमेटी के एग्जामिनेशन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इनकैपेसिटी को भी एक रीजन है वो बताया गया है कि जज का आप देखिए कि मेंटली एंड फिजिकली इनकैपेसिटी है इस वर्किंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। और नेक्स्ट आप देखिए कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर है। क्या स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में
जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे इनकैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसको डिफाइन भी किया गया है? तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन ग्राउंड्स को तो मेंशन किया गया, बट आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपको डिफाइन है वो नहीं देखने। यूपीएससी के द्वारा आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है। आप देखिए कि आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है दो बोथ यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बट आप देखिए कि इनका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन या जो डिफाइन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जजेज के रिमूवल की रिगार्डिंग में या उनका जो कंडक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से जो केसेज हैं उसके अंदर भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है जजेज के जो रिमूवल प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में, तो आप देखिए कि विलफुल वे के अंदर में किसी भी तरीके का जो मिसकंडक्ट है उसको कैरी किया जाए। आप देखिए कि विलफुल वे के अंदर में किसी भी तरीके का जो मिसकंडक्ट है वो ऑफिस के अंदर कैरी किया जाए, विलफुल मिसकंडक्ट इन द ऑफिस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखिए कि करप्शन उनके द्वारा कैरी किया गया हो, ऑफिस के अंदर किसी करप्शन एक्टिविटी के अंदर उनका इंगेजमेंट हो। नेक्स्ट आप देखिए कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उसको शो किया गया हो, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है उसको शो किया गया हो। तो ये कुछ प्रूव्ड मिसबिहेवियर है इनकैपेसिटीज़ के रिगार्डिंग में, अगर वहाँ पे मिसबिहेवियर है प्रूव किया गया है कमेटी के द्वारा। उसके बाद में आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा जो रिजोल्यूशन है उसको मूव किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होता है, वोटिंग भी आप देखिए कि वन ऑफ द डिफ़िकल्ट वे है। यहाँ पे जज का जो रिमूवल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जजेज इंक्वायरी एक्ट भी है 1968 के समय का, 1968 के समय का जो आपको जजेज इंक्वायरी एक्ट है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके द्वारा भी आप देखिए कि जजेज का जो कंडक्ट है उसके बारे में मेंशन है। 1997 के समय जुडिशियल लाइफ के अंदर में जुडिशियल जो आपका वर्किंग प्रोसेस है उस जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में आप देखिए कि किस तरीके से आपको एथिकल बिहेवियर है उसको कैरी आउट करना है, उसका जो मेंशन है वो 1997 के जो कोड ऑफ कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं जुडिशियल प्रोसेस के रिगार्डिंग में उसके अंदर उनके बारे में मेंशन है। अगर हम रिमूवल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है उस हाउस का और बाई 2/3 आप देखिए कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है और वही आपको अदर हाउस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे इस तरीके से मेजोरिटी होना चाहिए, ये कुछ ग्राउंड्स हैं। तो ये जज के बारे में रिमूवल प्रोसेस जो न्यूज़ के अंदर था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था वो आप देखिए कि आपको एक रिजर्वेशन का जो टॉपिक है वो देखने के लिए मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि रिलीजन और रिजर्वेशन का जो डिबेट हुआ करता है, रिलीजन और रिजर्वेशन का जो डिबेट है उसके रिगार्डिंग में है ये। स्टूडेंट्स आर्टिकल जो 16 है इक्वलिटी का, आप देखिए कि जो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल राइट है उसके अंदर रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से जो मेंशन है वो किया गया है। आर्टिकल 16(4) के अंदर में, आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर में आपको मेंशन देखने के लिए मिलता है कि स्टेट के द्वारा अगर कोई यहाँ पे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी आप देखिए कि रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था कैलकाटा हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसे, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आप देखिए कि ओरली वे के अंदर में, ओरली वे के अंदर इसको ऑब्जर्व किया है कि रिलीजन के बेसिस पे जो रिजर्वेशन है उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, कि कम्प्लीटली जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको आप रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते हो। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रिलीजन है वो कम्युनिटीज़ या ग्रुप ऑफ, आप देखिए कि जो कास्ट का जो बेसिस पे आपको जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आर्टिकल जो 16(4) है उसके अंदर स्टेट के द्वारा कोई भी ऐसा कम्युनिटी है जिसका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हो या आप देखिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं है, तो उन कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था।
रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट यही था कि जो पर्सन्स यहाँ पे बैकवर्ड हैं उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको आप देखिए कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, और जिससे कि वो यहाँ पे मेन स्ट्रीम है उसके अंदर ऐड हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आप देखिए कि स्टेट को जो कंप्लीट पावर है वो यहाँ पे दिया गया है, और स्टूडेंट्स जो अनएडुकेट वे के अंदर में एडुकेटली वे के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट डाटाज हैं वो हुआ करते हैं। एक आपको आर्टिकल 16(4) के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, और रिलीजन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओरली वे के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, आप देखिए कि ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आर्टिकल जो 16 है उसके क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या आप देखिए कि स्टूडेंट जो प्लेस जो यहाँ पे रेजिडेंस है क्या उसका एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का, तो वो आपके लिए होमवर्क है। आर्टिकल 16 के बारे में अगर आपको नहीं पता है, उसके एक्सेप्शंस के बारे में नहीं पता है, आंध्र प्रदेश का जो आप देखिए कि जो रेजिडेंस का जो एक्ट है उसके बारे में नहीं पता है, तो आप जाके रीड कीजिए, क्योंकि जब तक आपको पॉलिटी का इस तरीके से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगा, आप देखिए कि आप एग्जाम के अंदर भी अच्छे से क्वेश्चन जब आएगा तो उसको परफॉर्म है वो नहीं कर पाओगे बेटर वे के अंदर। आपको रीड करना चाहिए उन टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे ऑब्जर्व ये रखना है, याद ये रखना है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि रिलीजन के बेसिस पे जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, आप देखिए कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। अब ये क्यों न्यूज़ के अंदर में था, एक फॉर्मर जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनका एक केस था टॉर्चर की रिगार्डिंग में, जिसके अंदर आप देखिए कि उनको जो एक्विटल है वो किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो लोअर कोर्ट है उनके द्वारा उनको एक्विटल किया गया उस केस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, तो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1984 के समय ये जो कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। 1984 के समय इंडिया के द्वारा क्या इस कन्वेंशन को साइन किया गया है? यस स्टूडेंट्स, 1997 के समय इंडिया के द्वारा इस कन्वेंशन है उसको साइन किया गया। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो कन्वेंशन है उसको साइन किया गया है। क्या इंडिया के द्वारा इस कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया गया है? तो स्टूडेंट्स कुछ 25 के आसपास कंट्रीज हैं प्रेजेंट समय में, उनके द्वारा जो कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई है वो नहीं किया गया। इंडिया के द्वारा भी आप देखिए कि इस कन्वेंशन है उसको जो रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। पाकिस्तान भी उसका पार्ट है, चाइना भी उसका पार्ट है, जिनके द्वारा कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं किया गया। इसी की वजह से आप देखिए कि काफ़ी बार जब एक्स्ट्राडिशन का जो कोई वर्क हुआ करता है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा इंडिया को जो पर्सन है उसको एक्स्ट्राडिट है वो नहीं किया जाएगा, उसको नहीं सेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टोडियल जो डेथ है, कस्टोडियल टॉर्चर है, उसकी काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो आपको समय समय पे आप देखिए कि हर वीकली बेसिस पे आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ प्रोविजंस भी हैं। आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 यहाँ पे जो डिग्निफाइड लाइफ है, राइट टू लाइफ के अंदर जो डिग्निफाइड लाइफ है उसके रिगार्डिंग में मेंशन करता है। आर्टिकल आपको जो 22 है, आर्टिकल 22 किसके पर्सपेक्टिव से है? जो अरेस्ट पर्सन है उसके कुछ यहाँ पे राइट्स हैं, कि जो अरेस्टेड पर्सन है, अरेस्ट जो पर्सन है उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसके पर्सपेक्टिव से है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो डीके बासु केस है, डीके बासु केस के अंदर में जो यहाँ पे कस्टडी के अंदर जो ह्यूमन ट्रीटमेंट है उनका कैरी आउट किया जाए, डिग्निफाइड वे के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो कैरी किया जाए, चाहे प्रिजन के अंदर हो या कस्टडी के अंदर में हो। तो डीके बासु केस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टडी जो टॉर्चर है इन सभी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि ये कन्वेंशन हमने रीड किया, 3 कन्वेंशन है जो न्यूज़ के अंदर में थे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो कन्वेंशन है वो है बेसिकली करप्शन के पर्सपेक्टिव से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द एंटी करप्शन है या अगेंस्ट द करप्शन है। तो अगर हम इस कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करें तो ये क्यों न्यूज़ के अंदर में था? आप देखिए कि 9 दिसंबर का जो डे है उसको आप देखिए कि एंटी करप्शन डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है, कि करप्शन के रिगार्डिंग में
जो अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाए, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखिए कि 2003 के समय ये जो कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। 2003 के समय ये कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आता है करप्शन के अगेंस्ट में। स्टूडेंट्स, वन ऑफ द आप देखिए कि लीगली बाइंडिंग ये यहाँ पे कन्वेंशन है, लीगली बाइंडिंग। आपको मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में वो ओनली लीगली बाइंडिंग जो करप्शन के रिगार्डिंग में कन्वेंशन है वो यही है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशन फॉर एंटी करप्शन। आप देखिए नेक्स्ट आप देखिए कि G20 जो एक फोरम है, G20 जो एक फोरम है वहाँ पे भी एंटी करप्शन जो ग्रुप है, एंटी करप्शन ग्रुप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। G20 जो कि 20 आप देखिए कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर आप अफ्रीकन यूनियन को और यूरोपियन यूनियन जो आपको दो ग्रुप भी उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में है। अब आप देखिए कि केमिकल वेपन जो कन्वेंशन है वो न्यूज़ के अंदर में क्यों था, क्योंकि जो सीरिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं बशर अल असद, आप देखिए कि उनके द्वारा सीरिया से अदर कंट्री के लिए गए हैं। जो HTS नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखिए कि यूएन के द्वारा भी उसको बैन किया गया था। यूएन के द्वारा जो अलकायदा को बैन किया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 जो रिजोल्यूशन है उसके अंडर में। तो आप देखिए कि उसी के थ्रू उसी से इसका ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बशर अल असद जो हैं उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि 2013 के समय में उनके द्वारा जो केमिकल अटैक है उसको कैरी किया गया था। उनके द्वारा जो केमिकल अटैक है उसको कैरी किया गया था जब आईसिस का कुछ एरियाज के अंदर जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट हुआ था। तो आप देखिए कि उनके द्वारा केमिकल वेपन्स को यूज किया गया। बट आपको जो सीरिया जो कंट्री है वो आप देखिए कि पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यूएन का जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके रिगार्डिंग में। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो टॉपिक है यूएन का केमिकल वेपन कन्वेंशन। आप देखिए ये जो टॉपिक है न्यूज़ में क्यों था, सीरिया के अंदर में जो अर्लियर फेज के अंदर जो बशर अल असद के ऊपर जो एलिगेशंस थे उसके पर्सपेक्टिव से वो भी न्यूज़ में थे। नेक्स्ट आप देखिए इस कन्वेंशन 1992 के समय एग्जिस्टेंस में आता है, 1992 के समय एग्जिस्टेंस में आया। और इंडिया के द्वारा आप देखिए कि इस कन्वेंशन को सिर्फ साइन नहीं किया गया, इसको रेटिफाई भी किया गया है। इंडिया के द्वारा कन्वेंशन को साइन भी किया गया है, कन्वेंशन को रेटिफाई भी किया गया है। और स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा जो केमिकल वेपन्स थे उनको भी आप देखिए कि डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि इस केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा बेसिकली आप देखिए कि जो भी यहाँ पे केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग में भी देखने के लिए मिलता है, उनको स्टोर भी नहीं करके रखना है। तो इंडिया के द्वारा अपने जो केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस कन्वेंशन के साइन एंड रेटिफाई के बाद में। फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिसके द्वारा अपने जो यहाँ पे जो केमिकल्स हैं उनको, केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, हेग के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन है वो आप इस कंप्लीट कन्वेंशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसी के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था इस कन्वेंशन के बारे में। 3 ऐसे कंट्री हैं जिसके द्वारा इस कन्वेंशन को जो साइन या रेटिफाई है वो नहीं किया गया है। एक तो आप देखिए कि इजिप्ट है, इसका पार्ट है, एक तो इजिप्ट है, एक तो इसका पार्ट है जो इजिप्ट है। सेकंड आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया है, नॉर्दर्न कोरिया है। और स्टूडेंट जो सूडान नाम का जो कंट्री है जो वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर में है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरिया का, आप देखिए कि न्यूज़ है सीरिया के वहाँ पे HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। तो सीरिया के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट सपोज कीजिए इस तरीके से जो सीरिया है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको जो लेबनान है वो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लेबनान है। और आप देखिए कि ये जो कुछ पार्ट है ये यहाँ पे इजराइल का सिचुएटेड है। ये जो एरिया है इसको गोलन हाइट्स के नाम से जाना करते हैं, जो कि इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया है।
अब अगर हम बात करें स्टूडेंट सीरिया के पर्सपेक्टिव से ही, आप देखिए कि ये यहाँ पे सीरिया है। ये जो पार्ट है वो शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ में, जो मेडिटेरियन सी है उसके साथ अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो टर्की है वो सिचुएटेड है, तुर्कई उसका नेम है प्रेजेंट समय के अंदर में। आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में आपको जो इराक है वो देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये जो पार्ट के अंदर इराक है, यहाँ पे टर्की है, और आप देखिए कि इस पार्ट के अंदर में आपको जो जॉर्डन है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स जॉर्डन है, टर्की है, इराक है, और लेबनान एंड जट इजराइल हैं जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में हैं। स्टूडेंट्स अब ये आप देखिए कि ये जो पार्ट है इजराइल का, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर में जो गोलान हाइट्स का जो एरिया सिचुएटेड है, 1967 के समय में गोलान हाइट्स है उसको अनेक्स कर लिया गया था इजराइल के द्वारा। अब काफ़ी बार उसके ऊपर क्लेम किया जाता है सीरिया के द्वारा भी। पर आप देखिए कि गोलान हाइट्स के ही नियर बाई एरिया के अंदर में, गोलान हाइट्स के ही नियर बाई एरिया के अंदर में जो सेबा फार्म्स हैं, सेबा फार्म्स है वो सिचुएटेड हैं, जो कि लेबनान के द्वारा क्लेम किए जाते हैं, वो उनके अंडर में है और इजराइल के द्वारा उसको अनेक्स किया गया। आप देखिए कि फर्टाइल एरिया है और इजराइल का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट था ये एरिया, इसी वजह से उनके द्वारा अनेक्स किया गया। अभी जब यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है उस समय इजराइल के द्वारा कुछ एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में अटैक भी किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक माउंटेन भी सिचुएटेड है, हरमोन माउंटेन है जो सीरिया का हाईएस्ट माउंटेन है, आप देखिए इसी नियर बाई एरिया के अंदर में, और स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इजराइल के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि आप देखिए कि हजीबुल्लाह को यहाँ से कंट्रोल किया जा सके, सीरिया को आप देखिए कि कंट्रोल किया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे भी आप देखिए अटैक्स वो किए गए हैं प्रेजेंट समय में इजराइल के द्वारा। तो ये सीरिया का लोकेशन था, उस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। सीरिया आप देखिए कि जब अरब स्प्रिंग का समय हुआ था, जब अरब स्प्रिंग के अंदर में काफ़ी सारे लीडर्स को मूवमेंट्स के थ्रू रिमूव किया गया था, तो उस समय सीरिया का जो पावर है वो सर्वाइवल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि अब जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर इदबिल नाम से एक टाउन है या जो सिटी है इदबिल, वहाँ पे HTS का डोमिनेशन हुआ करता था, उनके द्वारा मूवमेंट किया गया और कंप्लीट पार्ट को टेक ओवर कर लिया गया है। अरब स्प्रिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब अरब स्प्रिंग एग्जिस्टेंस में आता है तो शुरुआत में ये जो टूनीशिया नाम का जो कंट्री है वहाँ से स्टार्ट होता है। टूनीशिया के बाद में स्टूडेंट्स आपको इजिप्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। टूनीशिया के बाद में आप देखिए कि इजिप्ट है, उसके बाद में आप देखिए कि लीबिया है, उसके बाद में लीबिया है, फिर आपको इसका जो जो होती रेबल्स है यमन का एरिया है। तो इस तरीके से अरब स्प्रिंग है उसका स्प्रेड हुआ, सीरिया के द्वारा उस समय सर्वाइवल किया गया था, आईसिस वहाँ पे आता है कुछ समय के लिए, और ऑपरेशन कायला मलूर के थ्रू जो आईसिस है उसको भी रिमूव कर दिया गया था उस समय में। जो आप देखिए कि यूएस के द्वारा कुछ लेटर ईयर्स के 2018 के समय में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स वाटर के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि वाटर को यूएन के द्वारा एक बेसिक ह्यूमन राइट है वो यहाँ पे माना गया। अब वाटर यहाँ पे क्यों न्यूज़ के अंदर में था? वाटर आप देखिए कि न्यूज़ में इस वजह से था कि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर का ना सप्लाई होने की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर का सप्लाई होने की वजह से आप देखिए कुछ पर्सनस का डेथ हुआ था। उसी वजह से वाटर है जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है और क्वालिटी ऑफ वाटर है वो डिमांड है। आप देखिए कि काफ़ी बार आपको स्कीम्स इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि वाटर का जो पाइपलाइन है वो बिछा दिया जाएगा, पाइपलाइन से वाटर का एक्सेसिबिलिटी कर दिया जाएगा, बट क्वालिटी ऑफ वाटर है उसका भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वाटर है इवन ग्राउंड वाटर के अंदर भी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। चाहे आप देखिए कि फ्लोराइड का जो लेवल का प्रेजेंस होना, फ्लोराइड के अलावा आप देखिए कि आर्सेनिक का वहाँ पे वाटर के अंदर में आर्सेनिक का जो प्रेजेंस होना, फ्लोराइड का प्रेजेंस होना, तो ये कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपको वाटर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा CII है, आप देखिए कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उनके द्वारा फिजिकल डेफिसिट के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया था कि जो GDP का जो रेशियो है, जो फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे 4.9% है गवर्नमेंट का टारगेट, और फिर उसको 4.5 अचीव करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, उसको कैरी किया जाए फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि RBI के जो न्यू गवर्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया है। स्टूडेंट्स RBI आप देखिए कि RBI का जो इस्टेब्लिशमेंट है आपको
हिल्टन यंग कमीशन है उसका रिपोर्ट के बाद में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर आपने रीड किया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसके अंदर भी आप देखिए कि आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में मेंशन है कि आरबीआई को इस्टेब्लिश किया जाए। 1 अप्रैल का जो डे है आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप देखिए कि आरबीआई के जो हेड हुआ करते हैं गवर्नर, उनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू जो मनी का जो कंट्रोल है उसके टूल्स हैं उनके पास में, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो सीआरआर है उसको रिड्यूस किया गया था, जो कैश यहाँ पे रखना होता है बैंक्स को, कुछ पॉइंट्स का जो सीआरआर है उसको रिड्यूस किया गया, जिससे कि आप देखिए कि मार्केट के अंदर जो मोर मनी है उसका सप्लाई कैरी आउट किया जा सके। तो आरबीआई के बारे में हमने डिस्कस किया, न्यू गवर्नर है वो जो आए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पे वैकोम सत्याग्रह है, ईवी रामास्वामी नईकर हैं, 100 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। वैकोम सत्याग्रह हैं। सुब्रमण्यम भारती हैं, सुब्रमण्यम भारती सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। आप देखिए कि आपको पेट्रियोटिक जो पोइट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इनके द्वारा द हिंदू हैं, आप देखिए कि स्वदेश मित्रा हैं उसके अंदर इनके द्वारा लिखा जाता था। द हिंदू जो हमारे जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब के द्वारा 1878 के समय स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर वैकोम सत्याग्रह है, सुब्रमण्यम अय्यर हैं जिनका जो राइटिंग्स है उसको रिलीज किया गया। सुब्रमण्य भारती हैं, सुब्रमण्य भारती हैं, इनको महाकवि के नाम से भी जाना करते हैं, महाकवि के नाम से भी जाना करते हैं। और आप देखिए कि फर्स्ट राइटर हैं, फर्स्ट पोइट है जिनका की जो राइटिंग्स है जिसका नेशनलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीवीटीजी के बारे में है। आप देखिए कि जो हमारे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनका प्रॉपर ही आप देखिए कि मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, तो उसकी पर्सपेक्टिव से जो पीवीटीजी, उनको पीवीटीजी का जो नाम है वो दिया गया था। स्टूडेंट्स पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है, उड़ीसा का गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि कुछ डिसीजंस लिया गया, उसका अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपोज किया गया कि ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम जो जनमन है, पीएम जनमन स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगा पीवीटीजी कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से। तो एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनसे लोन लेने का यहाँ पे जो ज़रूरत है वो नहीं है, तो उसी की वजह से आप देखिए कि काफ़ी इसका जो पीवीटीजी है उसका जो यहाँ पे लोन का जो अपोज है वो किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएम जनमन के बारे में, तो आप देखिए कि जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, और आपको जो उड़ीसा है वहाँ पे 13 जो पीवीटीजी कम्युनिटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, 13 पीवीटीजी कम्युनिटी हैं। ये पीएम जनमन स्कीम है 24,104 का आप देखिए कि करोड़ का ये स्कीम है जिसमें पीवीटीजी कम्युनिटीज़ को जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स टॉपिक के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सोलार अलायंस के बारे में आपने डिस्कस किया होगा कभी ना कभी, वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट है। तो आप देखिए वर्ल्ड सोलार रिपोर्ट के अंदर में जो यहाँ पे एनर्जी का जो प्रोडक्शन है सोलार एनर्जी का उसी के बारे में है। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सोलार अलायंस के द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। कहाँ पे सिचुएटेड है ये अलायंस, आप देखिए कि गुरुग्राम जो है हरियाणा के अंदर गुरुग्राम है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और COP21 के समय इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश करने के बारे में जो इस्टेब्लिशिंग जो पार्टनर्स है वो इंडिया और फ्रांस से, बाद में अदर कंट्रीज को भी ऐड किया गया। और अब आप देखिए कि किसी भी कंट्री को ऐड किया जा सकता है। इनिशियल फेज के अंदर लिमिटेशन हुआ करता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से जो फुली इस एरिया के अंडर में है, आप देखिए कि पार्सली हैं, उनको ही इसका मेंबर है वो ऐड किया जाएगा। एक और रिपोर्ट न्यूज़ के अंदर में है जो कि देखिए ILO के द्वारा निकाला गया था, सोशल डायलॉग रिपोर्ट। सोशल डायलॉग रिपोर्ट बेसिकली आप देखिए कि सोशल पर्सपेक्टिव से है और ILO के द्वारा ये रिपोर्ट है वो निकाली गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आप देखिए कि 1919 के समय में जब इसको सेटअप किया गया था तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था ILO के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में।
डिजीज एक्स है। डिजीज एक्स क्या है स्टूडेंट्स? डिजीज एक्स आप देखिए कि कोई भी अनप्रेसिडेंट ऐसा यहाँ पे जो हेल्थ का जो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो जो यहाँ पे क्लाइमेटीज हैं, काफ़ी सारी जो केसेज हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, तो उसी को आप देखिए कि डिजीज एक्स का जो नाम है वो दिया गया था WHO के द्वारा। 2018 के समय नेम दिया गया था, बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स 2020 के समय कोविड का आउटब्रेक होता है, और कोविड का फर्स्ट टाइम जो डिजीज एक्स है उसकी कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। अभी आप देखिए कि कुछ कंट्रीज के वहाँ पे अनप्रेसिडेंट कुछ इवेंट्स है वो देखने के लिए मिले थे। अनप्रेसिडेंट कुछ आप देखिए कि हेल्थ के रिगार्डिंग में जो कुछ इश्यूज है वो देखने के लिए मिले थे, तो उसकी वजह से भी जो डिजीज एक्स है वो न्यूज़ के अंदर में था। डिजीज एक्स को क्या करना चाहिए? वन हेल्थ का अप्रोच का ज़रूरत है। वन हेल्थ क्या है? क्या आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही जो हेल्थ है उसको क्यों ऑब्जर्व किया जाए? क्यों ना यहाँ पे एनिमल्स का जो हेल्थ है उसको भी कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाए कि कहाँ से किस वायरस का आउटब्रेक है उसके पर्सपेक्टिव से। तो ह्यूमन बींग और एनिमल बोथ का सर्विलेंस है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा कैरी आउट किया जाए। कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है उसका ज़रूरत है, कंट्रीज के कोऑपरेशन का ज़रूरत है डिजीज एक्स को अगर यहाँ पे एलिमिनेट करना है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा ब्लड के पर्सपेक्टिव से जो स्पेशली आपको रेयर वे के अंदर देखने के लिए मिलता है, हेमोफीलिया ए का, तो उसकी वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था। कुछ ट्रायल्स कंडक्ट हुए हैं, जेनेटिक वे के अंदर में कंडक्ट किया गया और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो देखने के लिए मिला है। बट आप देखिए कि अभी वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट इस वजह से नहीं है, कोई ऑफिशियली जो यहाँ पे जो रिलीज है वो नहीं हुआ है। बट आपको हेमोफीलिया के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से ये रेयर आप देखिए वन काइंड ऑफ डिजीज है, किस तरीके से यहाँ पे जो ब्लड का जो कंट्रोल है वो नहीं हुआ करता है, ब्लड का जो क्लोटिंग जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। और आपको जो विटामिन के है, विटामिन के आप देखिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा बॉडी एंड डाइट के अंदर में, जिससे कि आप देखिए कि जो क्लोटिंग फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में इसका इम्पोर्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पार्डन पावर के बारे में था, तो आप देखिए कि पार्डन पावर तो हमने काफ़ी बार ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। जो पार्डन पावर है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट का, बट आपको यहाँ पे एक केस है ईपुरु सुधाकर केस है वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा। आप देखिए कि इस केस के अंदर में जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो पार्डन प्रोसेस को कैरी किया गया, तो पार्डन प्रोसेस का भी आप देखिए कि रिव्यू है वो कैरी आउट किया जा सकता है, उनके जुडिशियल रिव्यू बेसिकली कैरी हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कुछ एरियाज के बारे में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड टाडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है, ये आप देखिए कि उड़ीसा के वहाँ पे है। एक टाइग्रस है उसको ट्रांसलोकेट किया गया था, बट जो टाइग्रस के द्वारा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का जो एरिया है वहाँ पे उसका जो मूवमेंट है, क्योंकि आप देखिए कि टाइगर जो कम्युनिटी है उनके रिगार्डिंग में एक टेरिटोरियल एरिया हुआ करता है, उनका जो टेरिटरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी बार आप देखिए कि टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से भी उनका जो फाइट है वो हुआ करती है, तो उसी की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर में। और आप देखिए कि टाडोबा अंधेरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, टाडोबा अंधेरी ये आपको महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि केन बेतवा है। केन बेतवा क्यों न्यूज़ के अंदर में है? केन प्लस में जो बेतवा रिवर है इनका जो बेसिकली इंटरलिंकिंग है वो कैरी किया जाएगा। 25 दिसंबर का वो डे है जब पीएम सर के द्वारा इसका इनोग्रेट किया जाएगा। बेसिकली जो बुंदेलखंड का जो रीजन है, जो झांसी की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था स्टूडेंट, बुंदेलखंड झांसी के अंदर में जो फायर का जो इंसिडेंट सामने आया था, आप देखिए कि बुंदेलखंड का जो ड्राई एरिया है उसको जो वाटर का अवेलेबिलिटी इरीगेशन के पर्सपेक्टिव से केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके पर्सपेक्टिव से भी परबाती जो रिवर है, परबाती काली सिंध, परबाती काली सिंध और चंबल रिवर, चंबल से तो यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल 5 रिवर्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है? इनका ओरिजिन आपको मध्य प्रदेश से देखने के लिए मिलेगा। कोई आप देखिए कि मऊ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, कोई आपको विंध्याचल का जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इनका ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है।
ऑल 5 रिवर्स हैं जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती हैं, और आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के लिए इनका फ्लो है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, इनका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से ये रिवर्स है वो न्यूज़ के अंदर में थी। नेक्स्ट आप देखिए कि सेंगिंग एरिया है जो वहाँ पे बुल्गारिया एंड रोमानिया के द्वारा उस एरिया को ज्वाइन करने के पर्सपेक्टिव से, जो कि 1985 के समय में एक वीज़ा फ्री एरिया है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज है उसके द्वारा उसको ज्वाइन किया गया है, जिसको कि हम सेंगिंग एरिया के नाम से जाना करते हैं। वीज़ा फ्री वो एरिया है, बुल्गारिया एंड रोमानिया के द्वारा उसको ज्वाइन करने के बारे में डिस्कस किया गया था। तराई एंड दोवार का जो रीजन है, तराई एंड दोवार का जो रीजन है वो आप देखिए कि टी की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। तराई एंड दोवार का रीजन, जो कि आपको देखिए कि बंगाल को जब भी आप रीड करते हो तो बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे दोवार एंड तराई का जो रीजन है वो सिचुएटेड है, जो कि आप देखिए कि टी का जो प्लांटेशन है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मलकानगिरी हिल्स हैं जो उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड हैं, पोलावरम डैम की वजह से आप न्यूज़ के अंदर में हैं, वो भी आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा। मलकानगिरी हिल्स का एरिया है। और सोमालिया के वहाँ से जोबालैंड का जो एरिया है, आप देखिए कि जोबालैंड एक रीजन है सोमालिया के अंदर में, वायलेंस की वजह से वो न्यूज़ में था। तो ये जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगा हो उसको नोट डाउन कीजिए। जो होमवर्क आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना, क्योंकि आप देखिए कि पार्टिसिपेट करोगे जब भी आपको यहाँ पे जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।